Very good morning, students. We have seen in last lecture that what is the relation between the change in temperature and expansion of matter. जब किसी बॉडी पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके डायमेंशंस में एक्सपांशन होता है. वन डायमेंशनल एक्सपांशन, लीनियर जिसको लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं, टू डायमेंशनल एक्सपांशन जिसको एरिया एक्सपांशन बोलते हैं, और थ्री डायमेंशनल एक्सपांशन जिसको वॉल्यूम एक्सपांशन बोलते हैं. इसके बारे में हमने डिस्कस किया है. अब हमारे हमारे पास जो अब तक का नॉलेज है इसमें हम देखते हैं कि जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके कारण क्या होते हैं, एक्सपांशन होता है. टेम्परेचर इंक्रीज होने से एक्सपांशन होता है. लेकिन इस बिहेवियर, इसको बोल सकते हैं हम, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है जो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ एक्सपांशन हो रहा है. लेकिन वाटर है जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एनामेलस बिहेवियर शो करता है. इसका मतलब है कि इस नॉर्मल बिहेवियर के जस्ट अपोजिट बिहेवियर शो करता है. इसको कहा जाता है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इसमें होता है कि जैसे जैसे हम किसी वाटर सोर्स के टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाते हैं तो उसके साथ साथ उसका डिक्रीमेंट होता है, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते जाते हैं, वो उसका वॉल्यूम कम होते जाता है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ग्राफ से थ्रू समझते हैं कि ये है टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर, वॉल्यूम ऑफ वाटर वाई एक्सिस पर. जब हम वाटर बॉडी को टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाते हैं उसके साथ साथ उसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होते जाता है. बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये फिर से इसके वॉल्यूम में एक्सपांशन होते जाता है. ये जो बिहेवियर होता है वाटर का, इसी को कहा जाता है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर. और इस बिहेवियर के कारण इसके कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम नेचर में देखते हैं. इस बिहेवियर के कारण हम देखते हैं कि जो लेक या फिर पॉन्ड में, तालाब में या फिर झील में जो सरफेस पर जो बर्फ जम जाता है, इसका रीजन यही एनामेलस बिहेवियर होता है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये लेक है, और लेक का सरफेस है ये, और ये इसका लोअर लेवल है. तो जैसे जैसे इस लेक का टेम्परेचर या इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, तो जैसे जैसे डिक्रीज होते जाएगा इसका वॉल्यूम कम होते जाएगा. वॉल्यूम कम होते होते मान लेते हैं कि फर्स्ट में 15 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ा सा कम होके 10 डिग्री सेल्सियस पर आएगा. 10 डिग्री सेल्सियस पर पहले कौन सा आएगा, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो पहले, उसका टेम्परेचर कम होगा. इसका टेम्परेचर कम होने से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वॉल्यूम कम हुआ मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इस वाटर बॉडी का डेंसिटी इंक्रीज होगा. डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये नीचे लेवल का जो वाटर है वो ऊपर चला जाएगा. फिर ये वाटर ऊपर जाने के बाद इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. इस तरीके से ये टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा और डेंसिटी बढ़ने के कारण ये नीचे आते जाएंगे. बट 15 के बाद 10, 10 के बाद 6, 5, 4, 4 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर से डिक्रीमेंट होते जाएगा या कम होते जाएगा, तो उसके साथ साथ इसका वॉल्यूम क्या होते जाएगा, फिर इंक्रीज होते जाएगा. इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पर या जो सरफेस लेवल पर जो वाटर रहेंगे उसका डेंसिटी फिर से कम होते जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा.
तब के केस में जो ऊपर से नीचे जो आ रहे थे, हायर डेंसिटी के कारण नीचे आ रहे थे, वो आना बंद हो जाएगा, और ऊपर का जो सरफेस है उसी का जो टेम्परेचर है 4 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1, एंड उसके बाद लास्ट में 0, उसके बाद ये फ्रीज हो जाएगा। इसलिए ऊपर के जो लेवल है वही जो सरफेस है वो फ्रीज हो पाते हैं या बर्फ में कन्वर्ट हो पाते हैं। बाकी नीचे का जो लेवल होता है उसमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। इसलिए हम देखेंगे कि लेक या फिर पॉन्ड ठंडे के समय जो ऊपर का लेयर होता है वो फ्रीज होता है, जो उसके नीचे का लेवल जो वाटर बॉडी होता है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो ये है आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जस्ट अपोजिट बिहेव करने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस के जस्ट नीचे हम जब इसके टेम्परेचर को और डिक्रीज करते जाते हैं तो इसके वॉल्यूम में डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होने लगता है। तो ये कहलाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इससे कुछ कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि देखते हैं विंटर नाइट्स में। पहला तो ये हो गया फ्रीजिंग ऑफ अपर सरफेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड एंड लेक। एक तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है विंटर नाइट्स में, इन विंटर नाइट्स क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड्स। ठंड के समय में जो क्रॉप्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि अगर मान लो ये क्रॉप है और इसके अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है, जनरली हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो वाटर का ट्रांसमिशन हो रहा है, जब विंटर सीजन में ये 4 डिग्री सेल्सियस के पास आता है और 4 डिग्री सेल्सियस से फिर डिक्रीज होता है तो इसके वॉल्यूम में एक्सपांशन होता है। वॉल्यूम में एक्सपांशन होने के कारण इसका जो स्टेम होता है, तना, ये क्या हो जाता है, फट जाता है। फट जाने के कारण ही क्या हो जाता है, ये क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि विंटर नाइट्स पे इस एनामेलस बिहेवियर के कारण, वाटर के एनामेलस बिहेवियर के कारण जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट और है थर्ड, कोल्ड कंट्रीज में जो वाटर पाइप्स होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप बस्ट। इसका भी रीजन वही है कि पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब इसका टेम्परेचर आएगा तो इसके वॉल्यूम में एक्सपांशन होगा। वॉल्यूम में एक्सपांशन होगा लेकिन पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, या पाइप का जो कैपेसिटी है वो तो उतना ही रहेगा। इसके कारण ये इसके वॉल्यूम के एक्सपांशन के कारण पाइप के कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है और फूट जाता है। इस तरीके से 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण हमारे नेचर में या हमारे सराउंडिंग्स में हमको मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ
मैटर, या इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने देखा है कि किसी बॉडी पर हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। जितना ज़्यादा हम हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होते जाएगा। मान लेते हैं मास ऑफ बॉडी या सब्सटेंस इज स्मॉल m, हीट सप्लाइड कैपिटल Q। हमने उस पर्टिकुलर m मास के बॉडी को Q हीट सप्लाई किया। चेंज इन टेम्परेचर मान लेते हैं डेल T। जब हम इसको Q हीट सप्लाई करते हैं, हीट को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q। जब हम किसी m मास के बॉडी को m ग्राम में लेते हैं, m ग्राम के बॉडी को हीट सप्लाई Q हीट सप्लाई करते हैं, तो उसके चेंज टेम्परेचर में चेंज कितना आता है, डेल T। तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा चेंज इन टेम्परेचर के लिए, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेट कर देते हैं, एक साथ लिख के इक्वेट कर देते हैं, MC डेल T। तो C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। किसी पर्टिकुलर बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से C इज इक्वल टू, ये स्मॉल c है, स्मॉल c इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल T। ये आपका C हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। यहाँ से हम क्या देखते हैं, C या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is the amount of heat required to, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, Q अपॉन में m डेल T। मीन्स किसी यूनिट मास के बॉडी को जितना हीट प्रोवाइड करते हैं यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, या इसको यूनिट ग्राम भी बोल सकते हैं, यूनिट मास ऑफ द बॉडी बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। किसी बॉडी यूनिट मास बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट हीट की आवश्यकता होती है वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन से पहले एक देख लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल T। Q का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, अपॉन m का ग्राम में ले लेते हैं,
इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन में। तो यहाँ से एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ये होता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये कॉमन है, जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम वाटर से रिलेटेड बनते हैं, इसको आप याद भी रख सकते हैं या ध्यान में आपके क्वेश्चंस में दिया भी होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ SHC स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर ग्राम डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस या जूल पर ग्राम केल्विन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ heat required to rise the temperature of water 20 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। Calculate the amount of heat required to rise the temperature of water from 20 gram from 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट जो मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ से हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में M डेल टी, ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। या इससे इजी रिलेशन ये हो सकता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो Q इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, M is the mass of matter, mass of substance, C is the specific heat of the body and del T is the change in temperature। यहाँ पर दिया हुआ है M is equal to 20 ग्राम, C वाटर का 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड del T will be 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों केस में, ऐसे क्वेश्चंस दोनों केसेस में हो सकते हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमेशा डेल टी को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो। सो डेल टी विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। यहां से हम देखते हैं Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q, M is equal to 20 ग्राम into C is equal to 4.2 जूल per gram degree Celsius into del T. Del T will be 30 degree Celsius. Degree Celsius cancel out, gram cancel out, and यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.2 into 20 into 30. This will be 48 into 30 joule is equal to 3 4s are 12 and 25 250
joule. So this will be the amount of heat required to rise the temperature of 20 gram of water from 10 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Now next question will be, find the amount of heat required to rise the temperature. Find the amount of heat required to rise the temperature from minus 20 degrees Celsius to 0 degrees Celsius of 10 gram of ice, जहां पर C आइस की वैल्यू होता है 1.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग स्टेट में हमने C इज इक्वल टू वाटर के लिए क्या देखा था 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, आइस के लिए 1.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी मैटर का अलग अलग स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है। इसका रीज़न ये है कि अलग अलग स्टेट में इसके जो इंटर मोलिकुलर बॉन्ड या फिर इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है अलग अलग स्टेट्स में। इसलिए आइस वाटर दोनों सेम मैटर है लेकिन अलग अलग स्टेट में है, इसलिए इन दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते बन जाएगा Q M गिवन है M इज इक्वल टू 10 ग्राम, C इज इक्वल टू 1.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड del T will be 0 minus 20 is equal to 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी की वैल्यू इक्वेशंस फॉर्मूला रख के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको किसी अच्छा यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैलोरीमेट्री। Calorimetry is the branch of physics which deals with the study of change in temperature. Change in temperature. किसी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज होता है उसकी जब स्टडी की जाती है तो इसे कहा जाता है कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है कि जब किसी दो बॉडी को एक साथ कांटेक्ट में रखा जाता है, इनिशियली दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट जब दोनों को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है, सो देयर इज एक्सचेंज इन एनर्जी, हीट एनर्जी, एक्सचेंज इन हीट एनर्जी, या हीट का एक्सचेंज होता है। और हमको पता है कि हीट एक्सचेंज कैसे होता है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जब दो बॉडी को कांटेक्ट में रखेंगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का ट्रांसफर कब तक होगा,
जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड ना हो जाए। क्योंकि जब हीट प्रोवाइड करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब हीट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, अगर मान लो इस बॉडी से इस बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स इसका टेम्परेचर अभी हायर है इस बॉडी के टेम्परेचर से, और जैसे जैसे हीट इधर ट्रांसफर होते जाएगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा। उसके बाद एक ऐसा लास्ट सिचुएशन आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाने से क्या होगा कि जो हीट ट्रांसफर है वो रुक जाएगा और एक दोनों पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेंटेन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब दो बॉडी को कांटेक्ट में रखा जाता है तो देयर इज एक्सचेंज इन हीट एनर्जी, या हीट में एक हीट का एक्सचेंज होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का एक्सचेंज होता है। कब तक होगा, जब तक ये दोनों पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आके मेंटेन ना हो जाए। अगर मान लो ये T1 पर है और ये T2 पर है, यहां से देखेंगे अगर मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका मतलब क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर A से B पर होगा, और A से B पर जाने हीट ट्रांसफर होने से A का टेम्परेचर डिक्रीज होते होते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट टेम्परेचर T पर आके रुक जाएगा, और उसी टेम्परेचर पर B के आने के बाद इस पर्टिकुलर T टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफर होना या हीट एक्सचेंज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही बोलता है कि किसी दो बॉडी को जब हम कांटेक्ट में रखते हैं तो देयर इज एक्सचेंज इन हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है। वो कब तक होता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और इसमें यह भी होता है देयर शुड बी there should not be exchange of heat with surrounding। अगर इस कांटेक्ट के साथ में सिर्फ एक दूसरे के बीच में ए और पी बॉडी के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है और सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब के केस में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग हीट रिजेक्टेड फ्रॉम हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एक्सटर्नल सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है इन दो बॉडी के अलावा, तो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम हॉट बॉडी, ए से जितना हीट रिजेक्ट होगा वो उतना ही हीट बॉडी बी के द्वारा क्या किया जाएगा, गेन किया जाएगा। इसलिए हीट रिजेक्टेड फ्रॉम हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम किसी दो बॉडी के टेम्परेचर में जब दो बॉडी को मिक्स करते हैं, दो सॉल्यूशंस को या दो सॉलिड को इन कांटेक्ट में रखते हैं, तो उसके टेम्परेचर में कितना डिक्रीज होगा और उसके हीट में उन दोनों के बीच में कितना हीट एक्सचेंज होगा, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टर्म आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, अगर कोई एक बॉडी है, बॉडी ए, ये अभी किसी के कांटेक्ट में नहीं है या सराउंडिंग के कांटेक्ट के में भी होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम एनी अदर सिस्टम और एनी अदर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से या अपने किसी दूसरे सिस्टम
के साथ किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। इफ देयर इज नो exchange of heat with any other system or surrounding, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विथ 10 gram of water is mixed with 50 gram copper, 50 gram copper at 50 degrees Celsius. Find the temperature of mixture. Find the temperature of mixture. Initially, temperature of water is at 80 degree Celsius. 80 degree Celsius पर है 50 ग्राम, सॉरी it is 10 degree Celsius. 10 gram of water is mixed with the 50 gram of copper at 10 degree Celsius. Means कॉपर 10 डिग्री सेल्सियस पर है और वाटर का टेम्परेचर है इनिशियली 80 डिग्री सेल्सियस पर, जहां पर CW इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यूनिट हमेशा याद रखेंगे, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड C for copper is 0.4 ग्राम पर डिग्री 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 4.2 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है और कॉपर का 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों में स्पेसिफिक हीट डिफरेंस होने का मतलब क्या है? तो हम देखेंगे कि किसी 1 यूनिट या 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमको कितना अमाउंट हीट की आवश्यकता पड़ रही है? 4.2 जूल ग्राम, 4.2 जूल की। उसी में हम अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर को लग रहा है 1 ग्राम कॉपर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट एनर्जी के हीट की आवश्यकता पड़ रही है? 0.4 जूल। इसका मतलब यह है कि किसी वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, more amount of energy is required to rise the temperature of water in comparison to the copper. इसका मतलब यही है कि जिसका C का वैल्यू ज्यादा होगा वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा और बहुत धीरे धीरे गर्म होगा। वाटर का प्रॉपर्टी भी वही है। हम देखते हैं कि जब वाटर बॉडीज पर सनलाइट जो पड़ता है तो उसके कारण ये वाटर बॉडीज
धीरे धीरे गर्म होता है, इसीलिए नाइट के समय में ये जो वाटर सोर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में गर्म होता है। और डे टाइम में, मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि सनलाइट के पड़ने के कारण ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है, गर्म जो टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, इसलिए मॉर्निंग टाइम में ये इंक्रीज नहीं हो पाता है। इस तरीके से ये जो वाटर बॉडीज हैं वो डे टाइम में कोल्ड होता है और नाइट टाइम में हॉट हो जाता है। तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो इन दोनों में कंपैरिजन करके यही देख रहे हैं कि ये जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है वाटर, और उसके साथ अगर कंपेयर करें बाकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज अदर बॉडीज की, तो उसके जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होते हैं वो कम होते हैं, उसके वैल्यूज कम होते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि ये जल्दी जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा, मान लेते हैं सी इज ग्रेटर देन सी डैश, तो जिसका हीट स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा ये इसका जो टेम्परेचर होगा increases slowly, temperature increases slowly with given amount of heat। इसके जस्ट अपोजिट होगा। और इसमें देखेंगे कि ये जनरली मेटल्स होते हैं जिसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो कम होता है, और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर यहाँ पर हीट का कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने के कारण जो मैटर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नोट यहाँ पर लिखे हैं। CW and C copper, specific heat of copper 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यूनिट को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से देखते हैं, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, चूंकि यहाँ पर एक कंपैरिजन कर लेते हैं, ये हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा कॉपर। इनिशियली हम देखते हैं कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ये हॉटर है और ये कोल्डर है। इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है इसको मान लेते हैं TW इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर T कॉपर की वैल्यू हो जाएगी, या T कॉपर दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ कॉपर ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। MW mass of water will be 10 gram, mass of copper will be 50 gram, mass of copper 50 gram, and C की वैल्यू दी हुई है CW and C copper, CW is equal to 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कॉपर का 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लेते हैं, वाटर हॉट है, कॉपर
कोल्ड है। सो यहाँ से क्या होगा, जब दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू कॉपर। सो क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम वाटर at 80 degree Celsius is equal to heat gained by copper at 10 degree Celsius। इनिशियली 80 डिग्री पर है, इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस पर है। और मैंने बताया था कि हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों बॉडी आके रुक ना जाए। तो मान लेते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो T है, फाइनल टेम्परेचर T है, तो यहाँ से हीट रिजेक्टेड कितना हीट गेन करता है या कितना हीट रिजेक्ट करता है, इसको हमने इक्वेशन से देखा था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। डेल टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए किसी एम ग्राम अमाउंट के एम ग्राम मास के मैटर को कितने हीट की आवश्यकता होती है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो इन दोनों के लिए हीट रिजेक्टेड फ्रॉम वाटर एंड हीट गेन बाय कॉपर दोनों इक्वल है, तो Q वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कॉपर। कॉपर के द्वारा जितना हीट गेन करेगा उतना ही वाटर के द्वारा हीट रिजेक्ट करेगा। यहाँ से वैल्यूज रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू Q वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू इंटू डेल टी इज इक्वल टू एम कॉपर इंटू सी कॉपर इंटू डेल टी। कॉपर के टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा, T माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ इसका डेल टी, और इधर का टेम्परेचर कितना होगा 80 माइनस टी। चूंकि टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा और इसका इंक्रीज होगा, दोनों को हमेशा हमको पॉजिटिव में लेना है, इसलिए हमने क्या किया 80 माइनस टी और यहाँ T माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। एम डब्ल्यू इज इक्वल टू वाटर का जो मास है वो है 10 ग्राम इंटू 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 ग्राम इंटू 0.4 अपॉन में 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आपके समझने के लिए मैं सभी में यूनिट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में इंटू T माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को या इस फॉर्मूला में जो वैल्यू पुट किए हैं उसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यूज मिल जाएगा, वैल्यू T का मिल जाएगा, और वही T जो वैल्यू मिलेगा वो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा। तो आप देखेंगे सॉल्व करके T का जो वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्स 57 के आसपास आएगा, 57.41 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। टेन ग्राम ऑफ solid
mixed with 100 gram of cold water. 100 gram of cold water at 5 डिग्री सेंटीग्रेड. जो वाटर का टेम्परेचर है वो इनिशियली क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है. इनिशियली टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज is 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 20 डिग्री सेंटीग्रेड है. फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड. Find the specific heat of solid. तीन ग्राम of solid mixed with 100 gram of cold water at 5 degrees Celsius. Initially the temperature of solid is 20 degrees Celsius. Find the specific heat of solid. इसमें कुछ चीज मिसिंग है. इसमें ये है कि जो मिक्सचर होने के बाद जो हमको जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो गिवन नहीं है. इसमें देखते हैं जो फाइनल टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस. फाइनल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. तो सॉल्व करते हैं. गिवन क्या क्या है, मास ऑफ वाटर is equal to 100 gram, mass of solid दिया है 10 ग्राम, या इसको इस तरीके से कंपैरेटिवली लिखते हैं. मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 10 ग्राम और टेम्परेचर ऑफ वाटर 5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस. C की वैल्यू होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. C की वैल्यू CW लिख लेते हैं इसको. इसके C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है और ये दोनों मिक्स होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर मिलता है उस T की वैल्यू है हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस. अब यहां से हमको फाइंड आउट करना है C की वैल्यू, सॉलिड ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड. यहीं से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा दीजिए. Q वाटर इज इक्वल टू Q सॉलिड, ये हो जाएगा MW CW डेल T इज इक्वल टू MS CS डेल T, जहाँ पर MS है मास ऑफ सॉलिड, CS है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और डेल T है चेंज इन टेम्परेचर. यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको CS की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. ये आपके लिए वर्क है. कुछ क्वेश्चंस आपको PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.